हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से चालू होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज को जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हर एक करंट अफेयर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या इस टॉपिक में, क्या इस सीरीज़ में होने वाला है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन करंट अफेयर्स के लेक्चर, देन PYQ के लेक्चर, देन MPQ के लेक्चर्स, सब लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना है और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करना है। करंट अफेयर्स पॉलिटी सीरीज़ हमारा चालू है। इसके तुरंत बाद मैं कोशिश करूँगा इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स आपके पास ला पाऊँ। देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है हम बारी बारी करके सभी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कल कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद होगा तो आप मुझे थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे, एक 5 to 10 सेकेंड्स में एक बार रिकॉल कीजिए कल जो चीज़ें हमने पढ़ी थी। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि होने वाला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट और ना जाने कई सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। फ्री लीगल एड वो सब भी देखेंगे, पैसा एक्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे और भी कई सारी चीज़ें आपके लेक्चर में आज लाई गई है। तो एक बार 10 सेकेंड में मुझे जल्दी से जल्दी रिविज़न दे दीजिए कि कल सर हम लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े थे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कल कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइज, आई हैव टू चेक वंस। ठीक है, तब तक आप रिकॉल कराइए ना, मैं ये काम कर रहा हूँ, तब तक आप मुझे रिकॉल करवा दीजिए। कौन सा ज़्यादा टेंशन थोड़ी है। पर्सनालिटी राइट वाला हमने देखा था। कल हमारा रिवीजन नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज थोड़ा सा टाइम का अभाव था मेरी लाइफ में, लेकिन ठीक है, आज वो कोई टेंशन नहीं है। आज हाँ, आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। गुड़ी पाड़वा है आज, बहुत ही पावन पर्व है आज का, बहुत ही बढ़िया दिन आज का गुड़ी पाड़वा आप सभी लोग मना रहे होंगे। उसी के साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी यहाँ पे मनाते हैं। हार्दिक शुभेच्छा आपको गुड़ी पाड़वा की। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमने देखा है ना, कल समझा। देन उसके बाद हमने देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कुछ टॉपिक्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके आर्टिकल्स के बारे में जाना, क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कौन से मोड में या कौन से तरीके से हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं किसी व्यक्ति का, पढ़ा था ना हमने, अभी पढ़ा हुआ नहीं। हेट स्पीच, कि कैसे हेट स्पीच के वजह से कम्युनल वायलेंस होते हैं, ये देखा था। हेट स्पीच क्या है ये देखा था। आर्टिकल 19 देखा था ना हमने, 19 सबसेक्शन 2, 19 ऐसा कुछ तो भी देखा था हेट स्पीच में ही, कम्युनल वायलेंस, मर्डर्स और ना जाने कई सारी चीज़ें। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बिल्स, देन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसमें हम लोगों ने 3 केसेस देखा था। देन उसके बाद गोपालन केस, देन उसके बाद केशवानंद भारती केस, 25th अमेंडमेंट एक्ट देखा था ना, CA आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन आज हमको कवर करने का है पार्लियामेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस, डेट इज़ नो कॉन्फिडेंस। देन उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम वाला। देन उसके बाद पंचायत के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। देन उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट के कुछ क्वेश्चन। सेंटर स्टेट रिलेशन हमारा कल से ऑन होने वाला है। तो आज हम मोटे मोटे सर 1 2 3 4 और 1 5 टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम 6 से 7 टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका पॉलिटी नियर अबाउट और 3 दिन में लूँगा, 2 लेक्चर्स हो जाएंगे, 2 4 2 6 2 8, मतलब मेरा ये कोशिश रहेगा कि 10 आवर्स में आपका पूरा पॉलिटी का रिविजन यहाँ पे अच्छे से हो जाए। करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर अभी आ रहे हैं 2024 से रिलेटेड,
चलो ये हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, क्रिमिनल रिफॉर्म एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, जुडिशरी, ये सब बाद वाले टॉपिक है, वो भी हम लोग कवर करेंगे आगे जाके। और अदर टॉपिक विच आर इन करंट न्यूज़, अभी ये हमने पढ़ा था, मैं पहले रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको, देन फट से हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 370 के बारे में देखा था। ये सब चीज़ें थी, आप लोग जल्दी से एसेस लीजिए। एक काम करते गाइज एक काम करते हैं एस्पायरेंट्स, हम लोग ना ये बाद में देखेंगे, रिवीजन बाद में भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले ना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स पॉलिटी सीरीज, मेरा नाम है यश श्रीवास्तव। आज को जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में वो सब चीज़ों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकसभा में आप डिबेट्स देखते हैं, राज्यसभा में आप डिबेट्स देखते हैं कि कैसे लोकसभा में डिबेट्स हो रही है, राज्यसभा में कैसी डिबेट्स हो रही है, बिल कैसे पास किए जा रहे हैं, बिल कैसे, कानून कैसे बन रहा है, लॉ कैसे बन रहा है, हम कैसे किसी एक्ट को ला रहे हैं, कैसे 370 कहाँ पे हो रही है सब काम भाई। ये सब काम हो रहे हैं पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट कौन से 3 लोगों को मिला के बनता है, मैंने ये कल भी बताया था, मैं ये आज भी नहीं बताऊंगा, आपको बताना है पार्लियामेंट कौन से 3 लोगों को मिला के बनता है। What should be the answer, aspirants here? The correct answer is लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों को कंबाइन करो, आपका पार्लियामेंट, आपकी संसद फॉर्म हो जाएगी। पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो चलिए, मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी करंट अफेयर्स, आकार फाउंडेशन, नागपुर, पुणे। चालू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। ये टॉपिक का कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, या ये भी बोल सकते हैं कि ये टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो पार्लियामेंट देखेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में देखेंगे क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत, पंचायत, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये हेडिंग दिया है बेटा मैंने, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स आज मुझे पढ़ाना है। चलिए, तो बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर पहला आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया दिन के अवसर पर, गुड़ी पाड़वा के अवसर पर ये रहा। आ जाओ। नो कॉन्फिडेंस मोशन, हैशटैग आकार फाउंडेशन, हैशटैग पार्लियामेंट। चलिए आइए, व्हाई इन न्यूज़। सर, कभी भी एक चीज़ मेरी याद रखना, करंट अफेयर पढ़ते समय न्यूज़ ज़रूरी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सब जाने दो, न्यूज़ आई, पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो शब्द है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसके बारे में पूरी माहिती होना चाहिए। विप क्या है? विप होता है पार्लियामेंट में जो सब चीज़ें समझाता है पार्टीज़ को, बहुत सारी चीज़ें होती है। विप मीडिएटर का भी हम बोल सकते हैं कि वो बोलते हैं कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पास होता भाई? हाँ, नो कॉन्फिडेंस, कि हमको सरकार के ऊपर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही पास हो जाता क्या? अभी हुआ था ना रिसेंटली, हो गया था क्या पास? नहीं हुआ ना, प्रूव ही नहीं हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए आइए, वाई इन न्यूज़। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने एडमिट किया अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट। अब रूलिंग पार्टी में कौन है? बीजेपी। बीजेपी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, जो कि दिया गया था एमपी गौरव गोगोई के द्वारा, जो कि है कांग्रेस के। गौरव गोगोई ने यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि किसने दिया? वो प्रपोज बाय कांग्रेस। कांग्रेस में बहुत सारे मेंबर्स हैं। प्रपोज बाय कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई। अब ये जो गौरव गोगोई साहब है, ये कौन से? तो इनडायरेक्टली हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। वाई इन न्यूज़, तो इसीलिए न्यूज़ में था, खत्म। अब ये जाने दो, हमको पढ़ना है नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फिडेंस? और वी कैन से दैट नो कॉन्फिडेंस, है ना।
व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज, आइए देखते हैं, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन. पढ़े, आइए. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट कैन बी इन पावर ओनली इफ इट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, लोकसभा, है ना. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट कैन बी इन पावर ओनली इफ कमांड्स अ मेजॉरिटी. उनके पास क्या है? मेजॉरिटी. मेजॉरिटी अगर है तो ही आप रूल कर पाओगे डायरेक्टली इन द इलेक्टेड हाउस. मतलब समझ जाओ, सीट्स है, ज़्यादातर सीट्स या मेजॉरिटी ऑफ सीट्स रूलिंग पार्टी के पास है तो रूलिंग पार्टी रूल कर सकती है. इफ़ अगर रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स नहीं रहेगी देन वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, देन बोल सकते हैं कि वो सत्ताधारी नहीं है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है. आज मेजॉरिटी किसके पास है मेरा बच्चा? मेजॉरिटी आज किसके पास है? आज मेजॉरिटी बीजेपी के पास है. 2013-14 के पहले हम देखें तो किसके पास थी? कांग्रेस के पास थी. अरे हाँ कि ना, ऐसा होता है. अब कोई भी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास करेगी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सत्ताधारी राइट नाउ. ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा जो पास करता है वो विपक्षी दल रहता है. कौन सा पक्षी? विपक्षी दल. विपक्ष ही आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस में वो क्यों फाइल करेंगे भाई? अपने लिए नो कॉन्फिडेंस करेंगे क्या? वो पॉसिबल है क्या? नहीं. एक मूवी थी KGF, कोलार गोल्ड, ये KGF करके सब, कोलार गोल्डफील्ड, KGF मूवी थी. उसमें दिखाया भी है ना कि कैसे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है. वो बहुत सारे MPs बैठे रहते हैं, वो लोग हाथ वाथ खड़े कर देते हैं, ऐसा कुछ तो भी रहता है. आप देख लेना, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे जाओ और नो कॉन्फिडेंस मोशन की कुछ वीडियोस देख लो. हमेशा जो अगेंस्ट वाली पार्टी रहती है, जो सत्ता में नहीं रहती है, वही सत्ताधारी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाती है. सर एक क्वेश्चन आया सर. यस, टेल मी योर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सर कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जा सकता है क्या? आंसर मेरा बच्चा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप सिर्फ लोकसभा में रख सकते हैं, आप राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रख सकते. मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 75(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज दिस रूल बाय स्पेसिफाइंग that the council of minister are collectively responsible to the लोकसभा. अब जितने भी council of ministers लोकसभा में बैठे हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल है. इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया आपको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए जो भी देश में हो रहा है. आपको चुन के लाया गया है, आप सब चीजें कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही रहोगे. MP MLA वही सब बेटा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 75(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज दिस रूल बाय स्पेसिफाइंग दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल. कलेक्टिवली आप सभी रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर टेस्टिंग दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द रूल्स ऑफ लोकसभा प्रोवाइड a particular mechanism, a motion of no confidence. हमारे the rules of लोकसभा provide, लोकसभा का जो रूल्स है वो प्रोवाइड करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर्टिकुलर मैकेनिज्म. एक होना चाहिए ना, कोई सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ भी तो कुछ होना चाहिए. नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी ला सकते हैं, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके कुछ बोल सकते हैं ना, कुछ प्रोसीजर, कुछ टर्म्स होती है जब आप ला सकते हो. अगर एक आपको बताता हूँ एक क्या होता है. किसी सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, एक एग्जांपल, किसी सेशन में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी सरकार के खिलाफ लाया गया और उस सेशन में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो सकता है, नहीं हुआ, तो आप वो सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन दूसरी बार ला नहीं सकते. ये कुछ चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें होती है. तो ये फॉर टेस्टिंग दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द रूल ऑफ द लोकसभा, रूल्स ऑफ द लोकसभा प्रोवाइड अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसे बोला जाता है. देन द प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड अंडर रूल 198 ऑफ द लोकसभा. ये लोकसभा की बात हो रही है बेटा अभी, ठीक है, लोकसभा के रूल 198 की बात हो रही है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन आइदर अ कॉन्फिडेंस और अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. मैंने तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात ही नहीं किया. लोकसभा का रूल 190 अंडर 198 ऑफ द
Lok Sabha. I am not talking about constitution, I am not talking about your polity, I am not talking about this book right now. I am talking about rule 198 of Lok Sabha. तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में याद रखनी है. गया इतना दिमाग में? चलो दिमाग खुला रखेंगे. सर आपकी आवाज़ आज थोड़ी सी कम है. हाँ, क्योंकि मेरा जो थ्रॉट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट, हु कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन? सर हमने सब पढ़ लिया, अब भी जस्ट आपने बताया कि विपक्ष दल ही तो करेगा ना, रूलिंग पार्टी वाला क्यों करेगा? हु कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन? एनी लोकसभा एमपी हु कैन गार्नर ऑफ द सपोर्ट ऑफ 50 कलीग्स. एक और स्टेटमेंट, 50 लोगों की सहमति. कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस अ मोशन ऑन नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कर सकता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, लेकिन उसको सपोर्ट मिलना चाहिए. तो कभी भी कर सकता है, कभी भी वो गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को भेज सकता है, उसकी स्क्रूटिनी होगी, देन उसके बाद वो मोशन को स्पीकर पेश कर देंगे. अ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा. सर ये पढ़ने के पहले ही आपने बता दिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में. इट कैन नॉट बी मूव्ड इन द राज्यसभा. हम इसे राज्यसभा में मूव कर सकते नहीं है. सेकेंड गया दिमाग में. एक याद रखना है यहाँ पे, 50 एट एनी टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, हाउ इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेटेड एंड वोटेड? अब देखिए, करंट अफेयर है, आर्टिकल्स पढ़ना और दन निपटा के खत्म करना है, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो. द मोशन इज मूव्ड बाय द मेंबर हु सबमिटेड इट एंड द गवर्नमेंट विल देन रिस्पॉन्ड टू द मोशन. आपको पता है क्वेश्चनिंग सेशन होता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं बहुत सारे, आंसर्स दिए जाते हैं बहुत सारे. तो यहाँ पे लिखा है द मोशन इज मूव्ड बाय द मेंबर हु सबमिटेड इट. किसके? अब जो सबमिट करेगा उस रिपोर्ट को, भैया उसी के द्वारा मूव किया जाएगा ना. एंड द गवर्नमेंट विल देन रिस्पॉन्ड टू द मोशन. देन फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी, वो जो भी मोशन उन्होंने लाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन. देन द अपोजिशन पार्टीज विल देन हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द मोशन. अब द अपोजिशन, मैंने इसके पहले भी बताया था, कौन लाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन? अपोजिशन ही लाएगा, अपोजिशन पार्टीज ही लाएगी. विल देन हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द मोशन. एक मौका मिलता है बोलने का ये टाइम पे, कि ये लोग बोल सकते हैं. कौन? अपोजिशन वाले क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता है. आफ्टर द डिबेट द लोकसभा विल वोट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन. डिबेट हो गई, सब कुछ हो गया, बाद में कौन कौन सहमत है बजाइए, कौन कौन नहीं सहमत है. वोटिंग होती है, सब चीज़ें. मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे नहीं समझेगा. जाओ यूट्यूब में और डाल दो यूट्यूब में नो कॉन्फिडेंस मोशन वीडियो इंडिया, आ जाएगी भाई. आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, सब समझ में आएगा विथ विजुअल्स, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, द मोशन विल बी पास्ड इफ इट इज सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस. मोशन पास तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया, पास हो जाएगा, लेकिन उनको क्या लगेगी? मेजॉरिटी लगेगी. विदाउट मेजॉरिटी मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा. नेक्स्ट, इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फ्रेंड्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी माय एस्पायरेंट्स. इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, यू शुड रिजाइन. गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा. जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है. अब हमको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप देश प्रॉपरली चला पाओगे. गॉट इट? नेक्स्ट, what happens if the government win the vote on no confidence motion? If the government win the vote on the no confidence motion, the motion is defeated and the government,
यार बच्चों वाला, आप कैसे, जेम्स वाला क्वेश्चन हो गया ये तो। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन वो हो गया, क्या बोलते हैं, नल एंड, अरे वो बोलते हैं ना, एक शब्द है ना, हम बोलते हैं ना, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव नहीं कर पाई सरकार अपोजिशन वाली, तो क्या होगा यार, क्या होगा फिर? गवर्नमेंट हटेगी क्या वहाँ से? नहीं हटेगी ना, वो वापस अपना काम करना चालू कर देगी। गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर, बीजेपी अभी भी पावर में है, जबकि सेशन में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था लोकसभा में, लेकिन है ना अभी भी, क्योंकि प्रूव नहीं कर पाए वो नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, आइए आगे। हाउ मेनी नो कॉन्फिडेंस मोशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देयर हैव बीन 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंस के बाद, इतने सारे 27। द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ वॉज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा इन अगस्त 1963 में पहला। द मोशन ऑब्टेन्ड ओनली 62 वोट्स मिले इन फेवर एंड 347 वोट्स अगेंस्ट इट। द लास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज मूव्ड इन 2018 अगेंस्ट द देन एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, गुड। पहला आर्टिकल बहुत ही तेज़ी से कवर हो गया है। रिकॉल, पहला आर्टिकल हमने पढ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको समझने के पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? आओ, मैं एक राजनेता हूँ, मैं किसी पार्टी में हूँ, वो पार्टी अब रूलिंग पार्टी नहीं रही, रूलिंग पार्टी कोई और पार्टी बन गई। अब मैंने बोला यार मेरी इतनी बड़ी पोस्ट थी, मैं इतना बड़ा मिनिस्टर था, अब मैं कुछ नहीं रहा, चलो वो पार्टी में चला जाता हूँ। अब वो पार्टी में जाने के बाद उनको पोस्ट जमी नहीं, वो मिनिस्ट्री उनको जमी नहीं, वापस से छोड़ के वापस से अपनी पार्टी में आ गए। ये क्या कर रहे हो? 3 बार इधर से उधर, इधर से उधर, पागल हो गए हो कहाँ? ऐसा होता है भारतीय राजनीति में, ऐसा कई बार देखा गया है कि जो एक आधी कोई मिनिस्टर है, रात को जा रहे इधर, सुबह आ रहे उधर, इधर उधर, इधर उधर, उधर इधर करते रहते हैं। गलत है कि नहीं? इससे कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी पार्टी की ख़त्म होते जाती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कितने नाम बोल दूँ मैं? बोलूँ क्या नाम? अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, वो एक अलग विषय है। ठीक है, आइए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चन। वाई इन न्यूज़, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड वो पढ़ना है आपको कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए, चलिए। महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटीशन सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी जो महाराष्ट्र के स्पीकर थे उनके पास बहुत सारी पिटीशंस आई। अब पिटीशंस क्या आई कि आपने ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, तो वहाँ के जो स्पीकर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने सभी पिटीशन को खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि नहीं, ऑल पिटीशन सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLA अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। मैंने आपको जस्ट अभी बताया, आया राम गया राम, सुबह को भूला घर को, वो कुछ रहता है ना, कुछ तो भी घर को आए, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वो, लेकिन समझ जाइए आप। चलो आ जाओ, क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। वाई इज एन एंटी डिफेक्शन लॉ नीडेड? हमें क्यों जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ की? वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? क्यों जरूरत है हमें एंटी डिफेक्शन लॉ की? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि वैरायटी, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर एक चीज में वैरायटी मिल जाएगी भाई, हर एक चीज में, हर एक चीज में। समझ जाइए, इंसानों में भी वैरायटी है। एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, तब वहाँ पे थे, दूसरे दिन सत्ता से गिर गई, वापस इधर आ गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए। बदलते हैं ना, विचार क्या होते हैं अपने, बदलते हैं। तो एन एंटी डिफेक्शन लॉ इज नीडेड इन इंडिया टू प्रिवेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज। स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी,
स्विच करते हैं, क्या करते हैं, स्विच। आज आप सत्ता में नहीं है, हम आपके साथ नहीं है, हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। कल आप सत्ता में रहेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। आपकी पार्टी अगर गिर गई तो हम वापस से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अब मुझे बताओ कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी which can lead to instability and lack of accountability in the government। अरे यार भाई, आप इधर से उधर कर रहे हो, इससे इंस्टेबिलिटी होगी पार्टी में। हाँ समझाता हूं, आओ इधर, तुमको ना हर चीज समझाना पड़ता है। चलो, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी में था, वो पार्टी चुनाव हार गई। अब चुनाव हारने के बाद मैं कुछ दिन तक के उस पार्टी में रहा, लेकिन जो पार्टी जीती थी मेरा मन थोड़ा सा मचला। मैं बोला यार मज़ा नहीं आ रही, क्या आऊँ मैं, आऊँ? तो मैंने स्विच किया और मैं दूसरी पार्टी में चले गए। अब जो मेरी पार्टी की चीज़ें थी वो मैं यहाँ पे जाके बताऊँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? बहनों भाइयों, प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आपने सब चीज़ें बता दी, अब उनको जाके हर चीज़ आपने उनको जाके बता दी। अकाउंटेबिलिटी रही क्या कुछ? सीक्रेसी रही क्या कुछ? सब चीज़ें अगर ट्रांसपेरेंट रहेगी तो तकलीफ होती है ना? तो अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट, नो अकाउंटेबिलिटी, भाई अकाउंटेबिलिटी रहेगी ही नहीं। आगे, प्रिवेंशन ऑफ आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स, ये एक व्यक्ति का नाम है। द फ्रेज आयाराम गयाराम implied frequent floor crossing by legislators कानून बनाने वाले in the party which was developed by हरियाणा MLA गयालाल in 1967। इनके नाम आयाराम गयाराम। He changed his party thrice, 3 बार in a fortnight from Congress to United Front, back to Congress and then within 9 hours to United Front। कुछ नहीं किया, इधर इधर सब, इसको जान दो, इसको जान दो। एक पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी में जाने के बाद मज़ा नहीं आया, वापस पार्टी में आ गए। आयाराम गयाराम, इसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, कर्बिंग मनी पावर, द परसीव्ड नीड टू कर्ब द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर ऑन पॉलिटिशियंस एंड टू एंश्योर दैट पॉलिटिशियंस वर अकाउंटेबल टू द वोटर्स हु इलेक्टेड देम। यस, आप अकाउंटेबल है मिनिस्टर साहब, आप अकाउंटेबल है क्योंकि हमने आपको वोट दे के बैठाया है वहाँ पे, और आप ऐसी हरकतें अगर करोगे तकलीफ नहीं होगी क्या? अरे आपकी पार्टी को हो रही वो जान लो ना, लोगों को भी तो हो रही है। नेक्स्ट, ensuring cohesion, it was also seen as the way to promote stability and cohesion within political parties and to prevent the fragmentation of the party system। ये भी बचाना ज़रूरी है। Political stability, to strengthen democracy by bringing stability to administration and ensuring legislative programs of the government are not jeopardized by a defecting parliamentarian। ये भी चीज़ें होती है। अभी सर हर चीज़ पढ़ नहीं सकते, जो मेजर चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, जो बैकग्राउंड था मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम ऐसे ही पूरे आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। आगे जियोपार्डी नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी शब्द बहुत छोटा है, ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्या आप लॉयल हैं अपनी पढ़ाई से? क्या आप लॉयल है लोगों के साथ? बहुत बड़ा इसका मतलब अगर हम निकालने जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी, टू मेक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल टू द पॉलिटिकल पार्टीज विथ whom they were aligned at the time of their election। लॉयल रहना ज़रूरी है। आप लॉयल नहीं है तो आप इधर से उधर करेंगे, है ना, इधर से उधर आया राम गया राम। वो एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, लोकसभा में डिबेट देख रहा था, एक व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बोला कल मैं पार्टी में था क्योंकि वो पार्टी सत्ता में थी, आज मैं उस पार्टी में नहीं हूँ क्योंकि वो पार्टी सत्ता में नहीं है, आज मैं उनके साथ हूँ जो सत्ता में है। मतलब आप कल जाके ये भी कर सकते कि वो पार्टी अगर हार गई तो आप वापस से उधर चले जाओगे, और हम उसको बोलते हैं आया राम गया राम। गया दिमाग में हो दया राम, आगे आओ चलो। What are the important provision of the anti-defection law? अभी आपको ही पढ़ना है, जल्दी जल्दी देखिए। The provision of the anti-defection law in India as set out in the 10th schedule of the Constitution of India। 10th schedule ध्यान में रखना, are as follows। Disqualification: a member of a house belonging to any political party
became disqualified for being a member of the house if he voluntarily gives up his membership of such a political party or if he votes or abstain from voting in such house contrary to any direction issued by the political party without obtaining prior permission. Permission जरूरी है of such party and such act has not been condoned by the party within 15 days. 15 days याद रखिएगा, ये जरूरी है. परमिशन और 15 डेज. चलिए, इंडिपेंडेंट मेंबर. An independent member of a house निर्दलीय became disqualified from remaining a member of the house if he joins any political party. निर्दलीय लोग भी डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं अगर कुछ तो भी इनका टर्म रहता है 6 मंथ के बाद. हाँ, डिस्क्वालीफाइड निर्दलीय जो लड़ते हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे. नॉमिनेटेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस बिकेम्स disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expiry of, बोला था ना, after the expiry of 6 months from the date he takes seat in the house. कुछ डिटेल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 6 महीने की भी डिटेल्स, देन उसके बाद 3 परमिशन 15 डेज और 6 मंथ. ये चीज़ें दिमाग में घूमने दीजिए. इफ़ अगर आप ये सब नहीं करते तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपकी सीट चली जाएगी. निर्दलीय वालों के साथ भी ऐसा होता है. नेक्स्ट, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हमको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है. एक्सेप्शंस द अबाउट अभी इसके पहले जो चीज़ें हमने देखी बेटा वो थी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड. ठीक है, देख लिए जल्दी, इसका एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट. डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थी वो. हाँ जी, डिस्क्वालिफिकेशन आइए. वॉलंटरीली अगर गिव अप कर दिया उसने मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी और इफ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन कर दिया तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है. इंडिपेंडेंट मेंबर के बारे में दिया. इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ हाउस बिकेम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिमेनिंग अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही जॉइंस, अगर वो दूसरी कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है. भाई तुमको पता है क्या, इंडिया में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमको पता ही नहीं रहती. क्योंकि कितने बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं, कितने बच्चे एमपीएससी कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ पीपल हम अगर देखें तो उनको आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा भाई देश में. कुछ लोगों को तो मतलब भी नहीं पता रहता और बस चालू हो जाता है. आ जाओ, इलेक्शन है अभी. द अबव डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन does not apply in the following 2 cases. अब डिस्क्वालिफिकेशन इन 2 केसेस में अप्लाई नहीं होता है. इफ मर्जर, इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी ड्यू टू मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, अ मर्जर टेक प्लेस व्हेन 2/3 of the member of the party have agreed to such a merger. Then presiding officer, if a member after being elected as the presiding officer of the house, अगर वो presiding officer बन जाता है हाउस का, voluntarily give up the membership of his party or rejoins it after he ceases to hold that office, this exception has been provided the view of dignity and impartiality of this office. impartiality होगा. पहला वाला आपने अभी महाराष्ट्र में देखा होगा, मर्जर हुआ पार्टी का, बीजेपी, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी मर्ज हुआ है. अरे है ना, मर्जर हुआ पार्टी का. आगे, डिसाइडिंग अथॉरिटी, द स्पीकर ऑफ द हाउस और द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल as the case may be, as the authority to decide on questions relating to defection and his or her decision is final and cannot be challenged. Oh my God, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप. जो चीज़ें होनी है वो यही होनी है भाई. कौन? द स्पीकर ऑफ द हाउस और द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, एज द केस में भी, एज द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन क्वेश्चन, यहीं पे बातचीत होगी, सब चीज़ें यहीं पे होने वाली है भाई. कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, हमारा मुद्दा हम देखेंगे. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, तो ये एक चीज़ है. देन रूल मेकिंग पावर,
द प्रिसाइडिंग ऑफिसर of a house is empowered to make rules to give effect to the provision of the 10th schedule. अब rule making power किसके पास है? The presiding officer of the house is empowered to make rules to give effect provisions of the 10th schedule में जो जो चीज़ें हैं. According to the rules made so, the presiding officer can take up defection case only when he receives a complaint from a man. जब तक के कोई कंप्लेंट नहीं करता तब तक के कुछ नहीं होगा. कंप्लेंट आई किसके पास आई? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास. देन वो भैया उसके ऊपर देख सकते हैं. रोल ऑफ अ विप. द विप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग द पार्टीज पोजिशन टू इट्स मेंबर्स. इसकी सुनना पड़ता है भाई, विप की सुनना पड़ता है पार्टी को, है ना. एंड एंश्योरिंग दे वोट इन लाइन विद दैट पोजिशन. इन द केस of a member defying the whip and voting against the party's official position, they may be subject to disciplinary action under the anti defection law. indirectly ये बोलना चाहते हैं whip जैसा बोलेगा आपको उस डायरेक्शन में चलना है, अपनी पार्टी के खिलाफ में बोलना नहीं है. इफ अगर आप ऐसा करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर लग सकता है या लगेगा. नेक्स्ट. ओके, ख़त्म. ये भी पढ़ लिया हमने. इम्पॉर्टेंट ये नहीं है साहब कि करंट अफेयर में न्यूज़ क्या है. इम्पॉर्टेंट ये है मेरे बच्चे कि तुझे स्टैटिस्टिक्स आता है क्या, तुझे अंदर का बैकग्राउंड पता है क्या, या आपको चीज़ें अंदर की आती है क्या. अब आपको पता है व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पॉलिटी की बुक से आप लोग ले लीजिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड. आ जाओ. मैं थोड़ा सा वॉच उतार लेता हूँ यार, मेरे को ना आज थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है. आप लोग भी तब तक थोड़ा सा पानी पी लीजिए. रीड कर लो ना तब तक. ये टाइम पास क्यों करते हो यार आप लोग? टाइम पास ही बहुत आता है, पता नहीं क्या टाइम पास है. तो पढ़ो ये जल्दी फास्ट. Recently, the Reserve Bank of India released its report on the Panchayat Raj institution. The report discussed the fiscal position of the Panchayat. कैसी पोजीशन है पंचायत की for the year 2020, 21 and 22, 23. चलिए आइए देखते हैं. Oh, sorry. What are some significant constitutional provisions? देखते हैं कुछ related to Panchayat Raj institutions. Just give me a second. The 73rd Constitutional Amendment Act 1992, also known as the Panchayat Raj Act, ये पहली और सबसे बेसिक चीज़ 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात हो रही है यहाँ पे. 73rd हमेशा आप लोग याद रखेंगे किससे रिलेटेड है बेटा? 73rd रिलेटेड है पंचायत राज से और 74th रिलेटेड है हमारा, 2 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. यहाँ पे लिखा था 73rd, 74th. ओके, ठीक है. यहाँ नहीं लिखा है तो क्या हुआ, आगे लिखा होगा. चलो आ जाओ. आई एम ऑडिबल ना? चलिए आ जाइए. 73rd बात कर रहा है, यहाँ पे 73rd ही दिया हुआ है, आगे 74 हम देखते हैं. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बात करता है पंचायत राज के बारे में और 74 बात करता है, बोलो जल्दी, 74th बात करता है म्यूनसिपैलिटीज के बारे में. ठीक है, वो दिया नहीं है, हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन पहले यहाँ पे आ जाइए. चलिए
The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 was also known as Panchayat Raj Act, is a landmark legislation in India that aimed to provide a three-tier system of decentralized self-governance in rural areas. The main provision of the act are outlined in part of the Indian Constitution, which consists of Article 243 to 243 O, है ना, 43 O, 9 part, sorry, Part 9 of the Indian Constitution, which consists of Article 243 से 243 O तक के A B C D E F G H I J K L M N O तक आगे। अब थ्री टायर सिस्टम आपको पता होगा, पंचायत, देन उसके बाद जिला परिषद और बीच में एक रहता है, तो देखते हैं हम आगे। ये बड़ा डिस्टर्ब करता है फ़ोन कभी कभी। आइए, सम मेजर प्रोविजन ऑफ द 73rd Constitutional Amendment Act 1992 आर थ्री टायर सिस्टम, स्टैब्लिशिंग अ थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, local self government in rural areas comprising the ग्राम पंचायत, विलेज काउंसिल भी बोलते हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक काउंसिल एंड जिला परिषद। तीन कौन सी? पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज कंप्राइजिंग द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। पॉपुलेशन की बात करें, प्रोवाइडिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल फॉर एवरी विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन एटलीस्ट 500%, 500 लोग। इलेक्शंस की बात करी, मैंडेटिंग रेगुलर इलेक्शन to the panchayat and the conduct of election in accordance with the provision of the act and the rules made the founder। रेगुलर इलेक्शन पंचायत के भी होते हैं हमेशा। पंचायत में आपने देखा सरपंच वगैरह रहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO वगैरह, वो सब चीज़ें। पॉपुलेशन की बात करें तो 500, और इलेक्शंस की बात करें तो रेगुलर इलेक्शन, यहाँ पे रोज रेगुलर इलेक्शन वही अपने जैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं पड़ेंगे हम लोग। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट। पंचायत के भी इलेक्शन में रिजर्व सीट्स है, शेड्यूल ट्राइब, ST एंड वुमेन इन पंचायत एट ऑल लेवल, सभी लेवल में, 3 लेवल देखा ना, सभी लेवल में भी रिजर्वेशन है। एज वेल एज रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत एट द विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इट इज़ नथिंग बट द रिजर्वेशन चीज़। रिजर्वेशन चीज़ मतलब हर जगह इनको रिजर्वेशन है, दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें, प्रोवाइडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स ग्रांट इन एड एंड टैक्सेस टू पंचायत। कैसी क्या चीज़ें होगी, कैसे टैक्स लगेगा, कितना पैसा, कितना जाएगा, कितना आएगा, वो सब चीज़ों की बात हो रही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन पावर एंड फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स। प्लान बनाना पड़ेगा ना, ऐसी हो जाएगी कोई चीज़। हम लोग भी जब आपको पढ़ाते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग, जब फर्स्ट क्लास आपकी हुई थी मैंने आपको टॉपिक्स बताया था बेटा कि ये पढ़ने वाले, तो एक प्लान होता है हर चीज़ का। मैंने हर बार बोला है, मैं आज भी बोलूँगा, UPSC एक बहुत बड़ा कीड़ा है, जानवर है ना बहुत बड़ा, सॉरी ब्रो, उसको मारने के लिए प्लान भी वैसा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो बेटा UPSC है, देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम। तो देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसका कुछ लेवल होगा ना, जो कि आपको समझना पड़ेगा, है ना। प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट and social justice and the implementation of scheme for the development of agriculture, cottage and small scale industries, education, health and other sectors। अब जो भी स्कीम वगैरह लाई जाती है वो पंचायत में आके बताते हैं वो लोग, तीनों लेवल को ऐसा ऐसा है, आपके पास ये स्कीम आने वाली है, तो ये लोग फिर उसका, क्योंकि इलेक्शन से आ रहे हैं ना, आप लोग चूज़ कर रहे हैं ये लोगों को। पंचायत में भी जो बैठ रहे हैं, विलेज लेवल इंडस्ट्री में, विलेज लेवल की जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भी इलेक्शन के थ्रू ही हो रही है, तो जो भी चीज़ें होगी वो इनको पूछ के ही की जाती है, क्योंकि ये भी इलेक्टेड मेंबर्स है। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, प्रोवाइडिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग अ स्टेट इलेक्शन कमीशन
टू कंडक्ट इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट एट 3 टायर। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 टायर, जो तीनों टायर में आपको इलेक्शंस लेना है। डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत एंड द फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसीज इन द पंचायत, सस्पेंशन और रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ पंचायत, ये सब जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये भी हो गया। देख लीजिए जल्दी, ये देख लीजिए पहले कि न्यूज़ में क्यों था। चलिए नेक्स्ट। पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। पेसा के बारे में कुछ बात हम लोग अभी करने वाले हैं कि क्या है ये। आ जाओ। द झारखंड गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे पब्लिश्ड ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट पब्लिश किया, रूल्स फॉर वाइड रेंजिंग पब्लिक कंसल्टेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट और पेसा enacted in 1996 to ensure self governance through ग्राम सभास for the people living in scheduled areas। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस ये लोगों ने लाई है, या बोल सकते हैं कुछ एक ड्राफ्ट लाया है पेसा से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या है पेसा। क्यों पेसा पेसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? ये वो वाला पैसा नहीं है, ये पेसा है जिसे हम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज बोलते हैं। चलो आ जाओ। What is PESA Act 1996 and why was it enacted? क्यों लाया गया? क्या है पेसा? क्या ज़रूरत पड़ेगी पेसा की? The Panchayat Extension to Schedule Areas PESA Act 1996 was brought in as a response to the long-standing demand of the tribal communities in India for greater autonomy and control over their own affairs. It is nothing but the demands, or we can say that कि रिमोट एरियाज़ में गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रहता है। विलेजेस जो एकदम अंदर होती है उसमें गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रहता है, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रहता सर। अब कुछ चीज़ों में अगर गवर्नमेंट का ध्यान रहता है तो वो ये है कि उनके इंटरनल मैटर में बोलना, उनसे फालतू चीज़ें करवाना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसे ये लोगों ने, ट्राइबल पीपल्स ने बोला कि यार हमको थोड़ी और ऑटोनॉमी दो, हमको थोड़ी और पावर्स दो, हमको और भी चीज़ें थोड़ी सी दो। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने डिमांड की इन इंडिया फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स, कि वो अपने खुद के अफेयर्स को खुद कंट्रोल कर पाए। अफेयर कौन थे अफेयर? आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत सारे मैटर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, सोशो रिलीजियस अफेयर्स, अबे जो भी है एक ही अफेयर समझता तुमको भी। आओ चलो आगे आओ। पेसा एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 24 December 1996 टू इनेबल ट्राइबल सेल्फ रूल इन फिफ्थ शेड्यूल ध्यान में रखेंगे पेसा। द एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ द पंचायत to the tribal areas of 5th schedule states. Historically, the tribal communities in India have been marginalized and excluded from the mainstream. सही बात है, इसलिए तो पेसा बना, इसलिए तो इन्होंने बोला हमको अलग से करो, इसलिए बोला हमको और ऑटोनॉमी दो, क्योंकि मेन स्ट्रीम में ये लोग आते ही नहीं। बता दो बोला मेरे को, अभी आए होगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आई है। मार्जिनलाइज और एक्सक्लूडेड कर दिए उनको फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम से, एंड हैव फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस सच एज डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लैंड, रिसोर्सेस, कल्चरल इरोजन। यार ये लोगों के साथ बहुत गलत होता है। आप एक चीज़ समझिए यार, आप भी देश का हिस्सा है, भले ही आप कहीं भी रह रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्टर्न देश में रह रहे हैं, आप नॉर्थ में रह रहे हैं,
कोई मतलब नहीं है। इफ़ अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तुम 3 बार उनका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अच्छा लगेगा क्या? ये अच्छा है क्या? सही में मुझे बताना, अच्छा है? देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस, इनके जंगल काटे जा रहे हैं। एक भेड़िया मूवी भी आई थी, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। नो डाउट आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार देखो एक चीज़ है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन आप अपना डेवलपमेंट करने के लिए बर्बाद कर रहे हो बहुत सी चीज़ें। आप डेवलपमेंट करो, देश को बढ़ाओ, लेकिन वो सब रिसोर्सेज का भी ध्यान रखो भाई, कि वो सब रिसोर्सेज ख़त्म होने नहीं चाहिए। इफ़ अगर वो रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं तो टू बी वेरी फ्रैंक झेलना आपको ही पड़ेगा। अब उस आप में मिनिस्टर साहब तो आ गए, हम भी आते हैं उसमें। इनडायरेक्टली अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो किसको झेलना पड़ेगा? हमको। साहब तो हेलीकॉप्टर से बैठ के देखेंगे, झेलना किसको है फिर बाद में? वी मिडिल क्लास, वी आर मिडिल क्लास, और हर एक चीज़ मिडिल क्लास ही झेलता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? एक बहुत गरीब इंसान अगर है तो वो पेट्रोल नहीं डलवाएगा क्योंकि उसके पास गाड़ी ही नहीं है। एक बहुत अमीर इंसान है, उसके पास बहुत पैसा है, 500 रुपये पेट्रोल का अगर प्राइस भी हो गया तो वो डलवाएगा, वो मर्सिडीज से ही घूमेगा, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। कौन गया? मिडिल क्लास, जिसको 20 रुपये भी अगर जेब से निकालना है एक बार सोचना पड़ता है। इफ अगर नहीं सोच रहे 20 रुपये के लिए, चल 200 रुपये पकड़ ले भाई, तो अगर फ्री में खर्चा कर रहा है तो तुम सोचते हो ना यार करना चाहिए कि नहीं। तो ये एक चीज़ होती है यहाँ पे। लॉस ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज भी हो रहा है, और उनका कल्चरल इरोजन तो इतने जोरों से हो रहा है भाई, सभ्यता ही ख़त्म होते जा रही है धीरे धीरे, बट डिस्टर्बेंस होने वाला है आगे। नेक्स्ट, द पेसा एक्ट ड्रू इंस्पिरेशन from the provision of the 73rd and 74th amendment of the Indian Constitution। मैंने अभी बताया 73rd पंचायत, the 74th municipalities। Okay guys, oh sorry parents, guys बोलने की आदत लग रही है। It aimed to provide greater autonomy। क्या प्रोवाइड करता है पैसा? ग्रेटर ऑटोनॉमी, ज़्यादा पावर देता है टू दी शेड्यूल एरियाज विच आर प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल इन नेचर होता है, एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट। वो अपने खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इतनी पावर तो उनको मिलती है। अभी इनसे परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लगती है भैया हर जगह। द पेसा एक्ट गिव स्पेशल पावर टू द ग्राम सभा। ग्राम सभा को पेसा एक स्पेशल पावर देता है in scheduled areas, especially for managing natural resources. The main rationale behind the act is to preserve the tribal population from exploitation with the active involvement of the gram सब exploitation को रोकने के लिए resources को ये ख़त्म करते हैं ना डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें ग्राम सभा को पूछ के करना पड़ता है, और preserve the tribal population from exploitation with the active involvement of the ग्राम सभा। ग्राम सभा का एक बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और ग्राम सभा की एक बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि पैसा के तहत इनको कुछ पावर्स मिली हुई है। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स दिए हुए कंसल्टेशन वगैरह से रिलेटेड। कंसल्टेशन, फंड्स, लैंड्स। कंसल्टेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट रिक्वायर्स दैट द ग्राम सभा be consulted before any development project or activities are undertaken in the scheduled areas। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आप लोगों को ग्राम सभा में जाके उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा कि सर ये हम करें कि नहीं करें, क्योंकि पैसा के अंतर्गत ग्राम सभा को क्या मिली हुई है? ऑटोनॉमी, पावर मिली है कि नहीं मिली है? ध्यान है आप लोगों का? है क्या ध्यान? बोर तो नहीं हो रहा है? बोर होने वाली चीज़ ही नहीं है ये, करंट अफेयर है, पढ़ना है, पूछ लिया और नहीं आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा यहाँ पे। जा रहा दिमाग में? जाना भी चाहिए। नेक्स्ट, फंड्स। द एक्ट अलाउज ट्रांसफरिंग फंड टू द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत टू इनेबल देम टू परफॉर्म देयर। ग्राम सभा पैसा दिया जाएगा
allows transferring fund to the ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत जो रहेगी वो इनेबल करेगी देम टू परफॉर्म देयर फंक्शन. आप अपना फंक्शन परफॉर्म कीजिए. देन लैंड के बारे में दिया हुआ है क्लास. मैं एक ना 2 मिनट में आ रहा हूँ, इसको रिवाइज कर लो जल्दी फास्ट. चलिए, सॉरी फॉर वेटिंग गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी. आ जाइए. हाँ, पढ़ा था आप लोगों ने. लैंड के बारे में बात हो रही थी. द एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन द शेड्यूल एरियाज and requires that their consent be obtained before any land is acquired or transferred. आप लोगों को उनका कंसेंट लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा भाई? कंसेंट. सर कर कि नहीं करूँ? अभी मुझे एक बात बताओ, नहीं जानना मत बताओ, वो थोड़ा सा एक टॉपिक थोड़ा सा अलग चले जाएगा. मैं उसके ऊपर 2-3 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन वो एक प्रॉब्लम हो सकती है उससे. आइए, कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस की हम अगर बात करें, यहाँ पे कंसेंट याद रखना, लोगों का कंसेंट उनको लेना पड़ेगा. द एक्ट प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन द शेड्यूल्ड एरियाज एंड प्रोहिबिट एनी इंटरफेरेंस इन दिस प्रैक्टिसेस. अब ये जो चीज़ें करते हैं इनके बीच में आप इंटरफेरेंस नहीं करोगे. शेड्यूल एरिया के, आपने एक मूवी देखी होगी कांतारा. वाह, कांतारा मूवी देखी है? उसमें वो गाना है वराह रूपम में. वो मूवी में अगर आप देखे होगे तो वो भी ट्राइबल वाली है मूवी, ट्राइबल लोगों से रिलेटेड है वो. अगर आपने थोड़ा सा देखे हो, ये वो सभ्यता क्या बोलते हैं, 10 अवतार में से एक अवतार है ना, वराह अवतार, तो उनकी वो एक होती है. बहुत बहुत प्यारी मूवी, बहुत अच्छी मूवी. एक कल्चर के बारे में बताया कि ऐसा भी होता है. चलो बढ़िया, याद आ गया मुझे एकदम से, वो मस्त मूवी थी. नेक्स्ट, interference in these practices, cultural and social of the tribal communities in the scheduled areas and prohibit any interference. आप interference नहीं कर सकते वो लोग जो भी कर रहे हैं. Next, what are the outcomes of the PACE Act? Since its inception, the PACE Act has made several achievements in empowering the tribal communities and promoting their participation in the development process. Some of them are as follows. ठीक है, हम फॉलो नहीं करेंगे, मैंने वो नहीं लाया आपके लिए, लेकिन बहुत सारी अचीवमेंट पैसा के तहत ये लोगों को मिली है. मूविंग फॉरवर्ड, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ, एम्पावरमेंट तो हो गई ना, सशक्तिकरण कम्युनिटीज बाय गिविंग देम ग्रेटर से इन द डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू द ग्राम सभा. बहुत बड़ा रोल है इनका. एंड द ग्राम पंचायतें, 2 ही तो मेजर है भाई इनके पास, ये 2 ही मेजर है.
इनके वजह से ही अच्छा खासा काम हो रहा है, अचीवमेंट अनलॉक किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, नहीं पूरे लाया हो, ठीक है, आ जाओ। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, आइए। इट रिक्वायर्स दैट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा बी ऑब्टेन बिफोर एनी लैंड इज एक्वायर्ड। ये देखे ना हमने, ठीक है। विच हैज हेल्प टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज बाय द आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स कौन है? आप है, मैं हूँ, घूमने जा रहे, कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर रहे, गलत है। आप एक डेवलपर है, आपको होटल बनाना है, पूछ उनसे बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स है, इनके पास आपको कंसेंट करना पड़ेगा, ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा मुझे करने का है, क्या मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, preservation of cultural and social practices. The PACE Act has contributed to the preservation of the cultural and social practices of tribal। का भी जस्ट बताया बेटा, जस्ट अब भी बताया, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो, समझ जाएगा, पढ़ लो जल्दी। प्रमोशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। द एक्ट हैज प्रमोटेड डिसेंट्रलाइजेशन बाय गिविंग मोर पावर एंड फंक्शन टू दी ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। मतलब ये दोनों के पास पावर है, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? सेंटर तो है लेकिन स्टेट भी अपने डिसीजन खुद लेता है। ज़िला परिषद, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ग्राम सभा, सबको इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये भी है, ये लेती है डिसीजन अपने अपने, एकदम ज़्यादा भी इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता है, ठीक है। ज़्यादा पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू बेसिक स्ट्रक्चर, सर्विसेज। Improved access to basic services. The PACE Act has contributed to the improvement of access of basic services such as education, healthcare, drinking water in the schedule areas. मुझे नहीं लगता, आज तो शायद ये सब चीज़ें आ गई है गाँवों में भी। मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से गाँव ऐसे जहाँ पे ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट, और हम देख भी रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स हर जगह है, पूरे इंडिया में ही है, आउटसाइड इंडिया भी है कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे ये नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मुझे शायद नहीं लगता कि ऐसा कोई गांव अभी है, इफ हो गए भी तो मुझे नहीं पता, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज तक के नहीं है, पानी नहीं है। पानी की प्रॉब्लम तो है बहुत सारी जगह में, पानी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ केयर का भी प्रॉब्लम है कुछ गांव में, सुना है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ा सा बताइए मुझे आप कमेंट सेक्शन में, नाम बताइए। ओके, कंप्लीट, ये वाला भी हो गया। जल्दी देखिए, पढ़िए जल्दी इसको फास्ट। झारखंड से रिलेटेड था, कुछ इन्होंने बेसिक्स लाया, पब्लिश ड्राफ्ट रूल्स कुछ पब्लिश किए। चलो नेक्स्ट, एसएस लेते जाओ ना जल्दी जल्दी, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एसएस लेते जाओ फास्ट। नेक्स्ट, ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया नेक्स्ट टॉपिक है अपना। आ जाओ देखते हैं। Why in news? The year 2023 marks the 30th anniversary of the 73rd and 74th amendment of the Indian Constitution। 30 साल, 30th, yes। ये न्यूज़ अभी की नहीं है, थोड़ा टाइम हो चुका है इसको। आइए, The year 2023 marked the 30th anniversary, 30 साल पूरे हो गए
of 73rd and 74th Amendment Act, CAA. It's not Citizenship Amendment Act, okay? It's Constitution Amendment. Amendment to the Indian Constitution, but still India local government requires many technical, administrative and financial fixes. बहुत बढ़िया. 73rd, 74th Constitutional Amendment Act आपने लाया, वो अच्छा चल भी रहा है, लेकिन अभी भी उसको फिक्स करने की ज़रूरत है. और फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में फिक्सेशन ज़रूरी है, बदलाव लाना पड़ेगा. इफ़ वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज में बदलाव लाना पड़ेगा. इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल फिक्सेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे बड़े प्रभु वो है ढब्बू. फाइनेंशियल फिक्सेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ अगर आपको गाँवों को, विलेजेस को डेवलप करना है तो. चलो आ जाओ. What are the 73rd and 74th Constitutional Amendment? क्या है ये? 73rd Constitutional Amendment Act की बात हो रही है. वो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन was the constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. This act has added a new part to the Indian Constitution of India and consists of provision from Article 243, 243O, है ना? 2 सेकेंड देखिए, पढ़िए उसको. चलिए आ जाइए, कहाँ थे हम लोग? दिस एक्ट एडेड अ न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 2. अब भी पढ़ना, मैं इसके पहले ही पढ़ाया. मैं कितने बार पढ़ाऊँ आपको? कितने बार पढ़ाना पड़ेगा? और आ जाइए. इन एडिशन द एक्ट ऑल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल to the constitution and contains 29 functional item of the पंचायत. 11 शेड्यूल भी आया बाबा. आ जाओ. 74 क्या है फिर? पंचायत तो हो गया. 73 जो आप भराते हैं पंचायत इतनी सारी. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज, वही मैंने बताया था आपको. वेयर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया थ्रू द 74th अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ P.V. Narasimha Rao government in 1992. ये भी उसी में आया. It came into force on 1st June 1993. Next, it added Part 9A and consists of provisions from Article 243P to 243ZG. ओहो, ठीक है, इतना ज़्यादा मत जाओ डीप. In addition, the act also added, पढ़िए, याद रखो ये 11th एंड 12th शेड्यूल आ गया भाई. पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज. 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज. और यहाँ पे पंचायत की बात करें तो 29 फंक्शनल आइटम्स. 29, 18, 29, 18, 29 किस में है? 29 ही थे ना? यस, 29 किस में है बेटा? पंचायत में. 29 किस में है? पंचायत में है. 11th 12th शेड्यूल 11th लिखा तो क्या कि कर लोगे? देख लो अभी पहले. 29 इसमें और 18 इसमें. किस में है? ये अपना अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज़, अर्बन लोकल गवर्नमेंट ULG म्यूनसिपैलिटीज़. इसमें कितने हैं? 18 है और ये 12th शेड्यूल है. 11th शेड्यूल याद रखो, हो जाता. 11th पंचायत, 12th म्यूनसिपैलिटीज़ या अर्बन लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. 29, 18 याद रखना. पंचायत में 29 और म्यूनसिपैलिटीज़ अर्बन में या अपना अर्बन लोकल गवर्नमेंट में 18. नेक्स्ट, चैलेंजेस रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. क्या क्या चैलेंजेस है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज. ये तो हर जगह है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पे, पावर का भी और रिसोर्सेज का भी. डिसेंट्रलाइजेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड अनइवनली अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ इंडिया, लीडिंग द डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज. अब ये क्यों होता है? What should be the reason behind that? The reason is
हर जगह आपको पॉपुलेशन अलग अलग मिलेगी, हर जगह आपको रिसोर्सेस अलग अलग मिलेंगे, हर जगह आपको लोग अलग अलग मिलेंगे, हर जगह आपको रॉ मटेरियल अलग अलग मिलेगा, हर जगह आपको ये रिसोर्सेस तो हो गया, अरे जा रहा है कि दिमाग में, तो इसलिए अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. Been implemented unevenly across decentralization, been implemented unevenly across different states and regions of India, leading to the disparity in the distribution of. अरे होगी ना disparity यार. Next, some states and regions have been more successful in implementing decentralization. विकेंद्रीकरण को implement करने में बहुत ज़्यादा सफल हुए बहुत सारे कुछ states than others, which has led to uneven development outcomes. आप देखोगे एक स्टेट है जो बहुत ज़्यादा डेवलप है, दूसरा स्टेट है उसके मुकाबले थोड़ा सा कम डेवलप है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट. नेक्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द फंक्शन एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सेंटर to the elected representative at the lower level so as it facilitate greater direct participation of कुछ नहीं है ये. क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मैं? टेल मी समथिंग. व्हाट इज दिस? सत्ता का विकेंद्रीकरण. फैमिली ट्री होता है ना, ऊपर तो वही है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन है. हमारे यहाँ पे क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. एक होता है सेंट्रलाइजेशन, सब चीज़ें सेंटर के हाथ में. डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है. लोअर लेवल टू फैसिलिटेट ग्रेटर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा ना. सब जगहों पे थोड़ी ध्यान रख सकते हो, आपको लोअर लेवल पे भी काम करना पड़ेगा ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नेंस. डिवोल्यूशन एनविजन्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट mere delegation. It implies that precisely defined government function are formally assigned by law to local government, backed by adequate transfer of a basket of financial grant and tax handles, and they are given staff so that they have the necessary wherewith all to carry out their responsibility. This is nothing but the, आप बता रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं जिसके वजह से उनको एक स्टाफ दो ताकि वो अच्छा काम कर पाए, है ना. छोटे लेवल से लेके तो बड़े लेवल तक और बड़े लेवल से लेके तो छोटे लेवल तक, हर जगह विकेंद्रीकरण, हर जगह अलग अलग उनको पावर्स दो कि वो लोग भी कुछ कर पाए. अरे है ना, उनको एक स्टाफ दो. जा रहा है नहीं जा रहा है? नेक्स्ट, चलो आगे बढ़े. आइए, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा 1-2 मिनट दीजिए, पढ़ लीजिए उसको आप लोग. रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है जिसमें पंचायत इंक्लूड है. वो किसका सब्जेक्ट है? वो स्टेट का सब्जेक्ट है. मैंने आपको बताया था सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द पंचायत हैज बीन लेफ्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट्स. भैया यही है जो भी है इनके लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज शैल बी इलेक्टेड एवरी 5 years. रेगुलर इलेक्शन ही सही कहते हैं. दिस इज द रेगुलर इलेक्शन. And enjoins states to devolve function and responsibilities to them through law. The 73rd and 74th Amendment. 73rd क्या है बोलो जल्दी. 73rd क्विक आंसर. 73rd सर पंचायत, 74th सर अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज भी बोल सकते हैं. इसमें कितने से 29, इसमें 18, 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल. अरे मेरे को याद हो गया, तुमको भी होना चाहिए. जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं. याद करना 11 और 12 शेड्यूल, पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, 29, 18. बहुत आसान है भाई, हो जाएगा याद. आ जाओ. The Constitution mandates the panchayat and municipalities shall be elected every 5 years.
हो गया हमारा ये इंस्टीट्यूशन प्यारा इन इंडिया. मैंडेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इलेक्टेड लोकल. अरे हाँ ना. दिस अमेंडमेंट एडेड 2 न्यू पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेमली पार्ट 9 टाइटल्ड द पंचायत एडेड बाय 73rd, पंचायत बोला था ना आपको, एंड पार्ट 9A टाइटल द म्यूनसिपैलिटीज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट. अब शेड्यूल की बात करते हैं. द 11th शेड्यूल कंटेन पावर, authority and responsibility of the panchayat. The 12th schedule contains power, authority and responsibilities of the municipalities. Nagpur Municipal Corporation. क्या एसेंट हो गया मेरा, ब्रिटिश बन गया क्या मैं? ना ना, आई एम नॉट अ ब्रिटिश, आई एम इंडियन. गर्व से कहता हूँ, भारतीय हूँ मैं. नेक्स्ट, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, अनुच्छेद क्रमांक 40 आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत की बात करता है. नेक्स्ट, ओ थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय. अभी बाय नहीं हुआ है, आगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आज. आइए. अरे थक गए क्या? एक तो से मैं थक गए 5-6 आर्टिकल पढ़ के. मेरा थ्रोट खराब, गला खराब रहने के बाद पढ़ा रहा हूँ मैं. पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई? तो मेरी भी तो तबीयत ख़राब है ना, आपकी तो तबीयत भी ख़राब नहीं है. तो थोड़ा देर रुक जाओ और थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा रिवीजन कर लो एक बार जल्दी से, फास्ट. जल्दी हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है. चलो ठीक है, नहीं पढ़ते, आप रिवीजन कर लो. उसके बाद मैं कल के टॉपिक्स बता देता हूँ. देन हम लोग यहाँ पे आज रुक जाएंगे. ठीक है, चलो. आपका नहीं, मेरा भी नहीं. करो जल्दी, फास्ट रिवीजन कीजिए. हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा सबसे पहले. नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा हमने. देन उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हमने देखा कि ये न्यूज़ में क्यों है. क्या न्यूज़, क्यों न्यूज़ में है ये? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज एडमिटेड और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट की बात हुई. देन उसके बाद ये देखा हमने, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, हम लोग अभी वाई इन न्यूज़, क्यों ये न्यूज़ में रहा, वो देख रहे हैं अभी. ठीक है, तो जल्दी आइए, फास्ट. एक एसेस ले लीजिए इसका, फास्ट जितना जल्दी हो सके. स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट देखिए थोड़ा सा. देन उसके बाद हमने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज आया राम गया राम. एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से पहली पार्टी, पहली पार्टी से दूसरी. फुकड़ी खेलो. नेक्स्ट. सर आप पागल जैसा क्यों करते हो? एक चीज़ बताता हूँ आपको. चलो, मुझे ना बेटा वैसा पढ़ाना नहीं जमता. मैं एक जगह खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ ध्यान नहीं, मुझे नहीं पसंद है. सबकी, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी एक अलग टेक्निक होती है. ये मेरी टेक्निक है जो मैं मेरे सर से सीखा हूँ. ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग टेक्निक होता है. महाराष्ट्र स्पीकर डिसमिस्ड ऑल पिटीशन सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. डिसमिस कर दिया उन्होंने. जाने दो, मुझे मत बताओ. देखिए जल्दी फास्ट. Why is an anti-defection needed? Next, screenshot this. क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर भी बहुत दुख रहे हैं, मेरा थ्रोट भी ख़राब लग रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को देख लिया तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा. चलो नेक्स्ट. तो जल्दी यार, 2 मिनट का काम है, स्क्रीनशॉट लेना है पट से. नेक्स्ट. रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया released its report on the Panchayat Raj institution. The report discussed the fiscal position of the Panchayat Raj institution for the year 2020, 21 and 22, 23. 2 seconds. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 2-3 सेकंड में स्क्रीनशॉट हो जाता है. उसके बाद पेज पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996. वाई इन न्यूज़?
द झारखंड गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे पब्लिश्ड ड्राफ्ट रूल for wide-ranging public consultation for implementing the provision of the Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act or PESA enacted in 1996 to ensure self-governance through Gram Sabhas for people living in scheduled areas. 1, 2 यही करते रहो 1 2 1 2 जल्दी. Democratic decentralization. Why in news? The year 2023 marked the 30th anniversary of the 73rd and 74th Amendment of the Indian Constitution, not Act. देखिए जल्दी फास्ट. प्रॉब्लम्स सभी के साथ है. आप प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है ना. कभी किसी की हेल्थ ख़राब होती है, कभी किसी के घर में टेंशन होता है, कभी किसी का कुछ तो कभी किसी का कुछ. लेकिन बेटा बोलने से होने वाला है क्या कि यार मैं परेशान हो गया, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मैं ऐसा मैं वैसा. टैकल करना पड़ेगा ना हर चीज़. बिकॉज यू आर अ यूपीएससी एस्पायरेंट. सर क्या यूपीएससी एस्पायरेंट बोल के हमें 3 बार परेशान करते हो. मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें झेलने की आदत डालनी पड़ेगी. इफ़ अगर आप आदत नहीं डालोगे, प्रेशर नहीं लोगे थोड़ा भी, तो बेटा ये फील्ड ही नहीं है आपके लिए. आपको इतना प्रेशर रहने वाला है दिमाग में, यू कांट इवन इमेजिन दैट कि कितना प्रेशर आप लेके चलने वाले हो. तो अभी से उस प्रेशर को ना अपने ऊपर आने दो और सहन करो, उस प्रेशर से निकलो बाहर. क्योंकि जब जब आप इन चीज़ों को टैकल करोगे ना, आप और बेहतर होके निकलोगे. मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ गलत हुआ है मैंने छोड़ा नहीं. होती है गलती भाई, सभी से होती है. कितना भी बड़ा टीचर, कितना भी बड़ा गुरु ला लो आप, गलती सब करते हैं. उस गलती से बाहर आना, उस गलती से बाहर आके सीखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं आज तक की सीख रहा हूँ, आपको भी करना. उसको छोड़ना नहीं. गलती हो गई ना, ठीक है, अगली बार नहीं होगी. काम करो उसके ऊपर, मेहनत करो उसके ऊपर, याद करो, सब होगा. नहीं हुआ टेंशन मत लो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा उससे कोई और बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होगी. ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ आपको, समझाता हूँ आपको. टेंशन लेने का नहीं, बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना और अपनी मेहनत पे. आपने अगर 100% दिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हुआ नहीं हुआ जाने दे. आप दोगे ही 50% और आएगा 30% तो अच्छा लगेगा क्या भाई. अपना 100 दो, वॉट एवर द रिजल्ट इज छोड़ दो. टेंशन लेने का नहीं. चलो अब ये तो देख लिया हमने. जो कल हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब कल जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है, कैसे है. सेंटर स्टेट रिलेशंस नहीं, उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स गवर्नर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. देखो मैं भी कैसे लड़ रहा हूँ, छोड़ा क्या मैंने बीच में से लेक्चर नहीं, कंप्लीट तो करा के रहूँगा. ठीक है. रोल ऑफ गवर्नर देखेंगे. देन उसके बाद इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कुछ बात होगी. ये हर जगह, ये ज़्यादातर स्टेट्स में है आज बॉर्डर डिस्प्यूट. देन फ्री लीगल एड के बारे में हम देखेंगे. कोई व्यक्ति गरीब है, पैसा नहीं है, तो कैसे उसको जस्टिस दिलाए. तो जस्टिस फ्री लीगल एड या लीगल एड के माध्यम से उसे हम जस्टिस दिलाते हैं, वकील देते हैं उनको. मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 आया है. हम कितना पुराना एक्ट, 130 साल पुराना एक्ट हम लोग फॉलो कर रहे थे शायद, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देन उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इलेक्शन कमीशन. क्योंकि अभी क्या है अभी इलेक्शंस है. देन उसके बाद क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट के बारे में कुछ देखेंगे. और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमको यहाँ पे देखना है. 2 मिनट में एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, देन आज का लेक्चर हम यहाँ पे अपना रोकेंगे. सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये आप लोग देख लीजिए एक बार. कल जो स्लाइड्स, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना बेटा, मैं पकड़ लूँगा मैं अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए तो. पहले ही पढ़ लोगे सब. हाँ
ये कल हम इतने सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। दिख रहा है क्या? ये सब टॉपिक्स लेके हम लोग कल, मज़ा आने वाला है। कल का लेक्चर बहुत ज़ोरदार है और ऐड होगा इसमें। अभी 99 पेजेस की स्लाइड है भाई, मजाक नहीं है। चलो, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है क्लास आकार फाउंडेशन। रिज़ल्ट लाके दो, हमको कुछ नहीं होना। आपने रिज़ल्ट लाके दे दिया, हमारी मेहनत सफल है। बस रिज़ल्ट लाके दो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी कुछ नहीं चाहिए यार आपसे, रिज़ल्ट ही चाहिए। और मैं तो रिज़ल्ट के लिए ही काम करता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। मेरे पास आ रहे हो, आकार फाउंडेशन में आ रहे हो, तो रिज़ल्ट के लिए ही काम होगा। अदरवाइज़ आप कुछ और भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम मैं कराऊँगा तो मैं आपको रिज़ल्ट के साथ काम करके दूंगा, इफ़ अगर आप फॉलो करते हो तो। चलो, ये आ गया मेरे देश का प्यारा झंडा, जिससे मुझे बहुत प्यार है। मुझे इसी में जाने की इच्छा है। चलो, आज का टॉपिक होता है ख़त्म। उससे पहले कुछ डिटेल्स आप लोग सुन लेंगे। आकार फाउंडेशन ने अपनी न्यू बैचेस क्लास लॉन्च कर दी है। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। एक बैच हमने एक अलग से लॉन्च किए 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। क्या है यूपीएससी, क्यों है यूपीएससी, कैसा है यूपीएससी, कब है यूपीएससी, कैसे प्रिपेयर होना है यूपीएससी के लिए, हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल, हाउ टू राइट मेन्स, हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू क्रैक क्वेश्चंस एंड हाउ टू क्रैक यूपीएससी। तो उसके लिए जो बैच है वो लॉन्च हो गई है। 21 से वो स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। अभी मीटिंग है, उसकी मीटिंग चालू है उसकी। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, एडमिशन करवाइए और उस बैच का लाभ लीजिए। उसी के साथ ही साथ में हमारी जो फाउंडेशन बैच है वो भी स्टार्ट होने ही वाली है। उसके लिए भी आप तुरंत जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। आइए, फादर मदर के साथ आइए भाई, अकेले मत आओ, अपने मम्मी पापा को लेके आओ, उनको बताओ व्हाट इज़ यूपीएससी। मम्मी पापा मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी तो खुश हो गए ना कि नहीं मेरा बच्चा इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहा है। झूठे वादे नहीं दे रहा हूँ आपको, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आओ, मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत को कोई काट नहीं सकता कभी। किसी में हिम्मत ही नहीं है ना जी। मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ सक्षम होके निकलोगे। नहीं करोगे, जैसे आज हो वैसे ही हमेशा रहोगे। पेरेंट्स के साथ हो, इंक्वायरी लो और अपना एडमिशन करवाओ। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। हम लोगों ने अभी देखा कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया नहीं बन रहा हूँ मैं। अच्छे से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जारी रखिए। मैं हूँ आपके साथ, आकार फाउंडेशन आपके साथ है, मेरी पूरी फैकल्टीज़ आपके साथ है। जो भी प्रॉब्लम रही डायरेक्टली मैसेज कीजिए। कुछ एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज रही, आपको नीचे नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें, टेलीग्राम, सब कुछ है, हर एक चीज़ है भाई। आओ, देखो, पढ़ो, अच्छा लगेगा, रिजल्ट भी आएगा, मेरी गारंटी है। बस जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना है। गया दिमाग में? तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच।